नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पायल और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बैंकिंग लाइफ पायल में। IBPS PO मेंस एग्जामिनेशन में या SBI PO मेंस एग्जामिनेशन में DI सेक्शन में कौन से क्वेश्चन पहले करने चाहिए, क्या क्वेश्चन सिलेक्शन स्ट्रेटजी होती है मेरी, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसके लिए ऑली बोर्ड का एक फ्री मॉक लेंगे IBPS PO मेंस का। और सबसे पहले मैं DI सेक्शन पे ही जाऊँगी। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो होते हैं इसमें वो हैं 35, जो कि हमें 45 मिनट्स के अंदर अंदर सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस मुझे सॉल्व करने हैं मैं उन्हें मार्क फॉर रिव्यू कर लेती हूँ। तो पहले 15 सेकंड में या पहले 20 सेकंड में कोशिश कीजिए कि जितने भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो कि आपको लगता है कि आपसे बन पाएंगे, जो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं 35 में से टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, उन्हें आप मार्क फॉर रिव्यू कर लीजिए। और ये जो पर्पल में आ रहा है ऑप्शन, ये मार्क फॉर रिव्यू है। जो रेड कलर में है उसका मतलब है नोट आंसर्ड, यानी कि जो क्वेश्चन आपने आंसर नहीं करे, अटैम्प्ट नहीं करे। और ग्रीन का मतलब है जो कि आप अटैम्प्ट कर चुके हों। और कई बार क्या होता है, मार्क फॉर रिव्यू के ऊपर एक टिक आ जाता है। इसका मतलब वो क्वेश्चन आपने आंसर कर दिया है, आप उसे अटैम्प्ट कर चुके हो, लेकिन आपने उसे मार्क फॉर रिव्यू किया है। कुछ क्वेश्चंस 1 मार्क्स के हैं, कुछ 2 मार्क्स के हैं। तो जनरली यही पैटर्न आता है SBI PO मेंस में भी और IBPS PO मेंस में भी। और कई बार चेंज हो जाता है, तो कुछ क्वेश्चंस 1 मार्क के हो जाते हैं और कुछ 1.5 के, या सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के भी हो सकते हैं। मैं पहले 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ विदिन 30 मिनट्स, बिकॉज 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस जो होते हैं काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और आधा टाइम मेरा चला जाता है। मैंने कितनी बार मॉक्स दिया और मेरा सेक्शनल भी क्लियर नहीं होता फिर मॉक्स में। तो मैं पहले 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन करूँगी और लास्ट के जो 15 मिनट्स बचते हैं उसमें मैं 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। तो ये मेरा टाइम डिवीज़न रहता है। इसके बाद मैं बात करूँगी कि मैं कौन से क्वेश्चन पहले सॉल्व करती हूँ 2 मार्क्स वाले में भी। तो अब एक बार मार्क फॉर रिव्यू करेंगे जो से क्वेश्चन हम कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 13 तक एक DI दे रखा है 2 मार्क्स का। तो आप ये चीज़ भी चेक कर लीजिए कि एक DI में आपको कितने क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। कई बार ऐसे होता है कि एक DI में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन होते हैं और आप उस पर काफ़ी टाइम वेस्ट कर देते हैं और वो बनता भी नहीं है। तो आप पहले चेक कर लीजिए कि अगर कोई DI ईजी है और इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी ज़्यादा हैं तो पहले उस DI को सॉल्व कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 14 से लेके 18 तक एक DI और दे रखा है। और क्वेश्चन नंबर 19 और ये 20, 21 ये क्वांटिटी कंपैरिजन के क्वेश्चंस हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक क्वेश्चन के अंदर आपके 2-3 क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दे रखा है क्वांटिटी 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं जिसको आपको इंडिविजुअली सॉल्व करना है और फिर उनका आंसर निकालना है और फिर कंपेयर करना है। आपसे ये पूछा जा सकता है, जैसे ऑप्शन दे रखे हैं क्वांटिटी 1 इज़ ग्रेटर दैन 2, कि क्वांटिटी 1 में जो आंसर आया है वो नंबर बड़ा है क्वांटिटी 2 के आंसर से। तो इस तरह के आपको रिलेशनशिप्स दे रखी हैं और आपको फिर ऑप्शन सिलेक्ट करना है अपने आंसर के बेस पे जो आपका आंसर निकलता है। तो जो चैप्टर्स आपने नहीं कर रखे, जैसे कि अब ये क्वेश्चन नंबर 24 में प्रोबेबिलिटी है, ये मैंने नहीं किया तो मैं स्किप कर दूँगी। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 23 में क्वांटिटी में अगर एक क्वेश्चन आ गया, 3 क्वेश्चंस होते हैं जैसे एक क्वेश्चन में, तो अगर एक क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी का आ गया तो फिर मैं उस कंप्लीट क्वेश्चन को ही स्किप कर दूँगी, क्योंकि उसको बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज आप कंपैरिजन ही नहीं कर पाएंगे फिर। तो आप वो चीज़ एक बार चेक कर लीजिए कि आपने वो सारे चैप्टर्स, आपने वो कंसेप्ट कर रखे हैं या नहीं, तब आप उस क्वेश्चन को बनाइए क्वांटिटी वाले। और डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस में जनरली एट द एंड करती हूँ। पहले मैं इजी क्वेश्चंस करती हूँ, फिर DI के क्वेश्चंस और फिर डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस। तो इजी में मैं वो क्वेश्चंस ढूंढती हूँ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हो गए या नंबर सीरीज़ के हो गए। और सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन तो मेंस में आता ही नहीं है, खासकर PO मेंस में। तो बाकी के ये जो क्वेश्चंस हो गए इजी वाले, इसके बाद DI के क्वेश्चंस एंड देन डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस। तो ये मेरा एक पर्टिकुलर सीक्वेंस रहता है क्वेश्चन सिलेक्शन का। क्वेश्चन नंबर 27 से 30 तक भी एक DI दे रखा है और फिर 31 to 34 भी DI दे रखा है। तो टोटल 4 DI हैं हमारे इस मेंस मॉक में, मैथ्स सेक्शन में। तो ज़्यादातर DI ही आते हैं। 3-4 DI आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि आएंगे ही आएंगे आपके मैथ सेक्शन में PO मेंस में। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करूँगी, जो कि है मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। तो सिंपल मिक्सचर का क्वेश्चन है, तो ये इजी वाला है, तो इसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इजी क्वेश्चन ढूंढेंगे। अब जैसे ये एक DI दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में, तो इसमें काफ़ी सारे वेरिएबल्स हैं, काफ़ी लेंदी भी है और ये सिर्फ 1 नंबर का है, तो इसे सॉल्व नहीं करूँगी मैं। डिपेंड करता है आपको, अगर इजी लगता है जो DI तो आप वो सॉल्व कर सकते हैं। आपको बिल्कुल सेम एज इट इज़ मेरी स्ट्रेटजी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपको सीक्वेंस बता रही हूँ और टाइम डिवीज़न बता रही हूँ, आइडिया कि आप कैसे अटैम्प्ट कर सकते हैं, कैसे अप्रोच कर सकते हैं एक मॉक को। तो इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 में एक DI दे रखा है जो कि वेन डायग्राम की मदद से बनेगा।
और ये मैं आपको बता रही हूँ कि 1 नंबर में मैं कौन से क्वेश्चंस अटैम्प्ट करूँगी, बट पहले मैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करूँगी 2 मार्क्स वाले 30 मिनट्स में, और उसके बाद फिर ये 1 मार्क्स वाले करूँगी जितने भी हैं जो मैंने मार्क फॉर रिव्यू किए हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, 5, 6, 7 और ये क्वेश्चन नंबर 8 भी। इसमें क्या है, सिंपल मिसिंग नंबर सीरीज़ है यहाँ पे, और सेम पैटर्न हर ऑप्शन में फॉलो किया गया है। जो 1 में जो पैटर्न फॉलो किया गया है वही सेकंड में और वही थर्ड में है। तो उस तरह से फिर आपको आंसर निकालना है और फिर कंपैरिजन करना है कि कौन से ऑप्शन का आंसर बड़ा है या छोटा है। तो वो रिलेशनशिप जैसे क्वांटिटी कंपैरिजन में था, बिल्कुल वैसे ही इसमें है। और ये क्वेश्चन नंबर 10 भी इजी है। तो सबसे पहले 2 मार्क्स वाले DI सॉल्व करेंगे। 2 मार्क्स में ज़्यादातर DI ही दे रखे हैं, और उसके बाद मैं 1 मार्क्स वाले जो ये इजी क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 1, 5, 6, 7, 8 और ये 9, 10 ये सॉल्व करूँगी। उसके बाद अगर टाइम बचा और अगर मेरे क्वेश्चंस ये वाले नहीं बने या कुछ, तो फिर मैं डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस करूँगी 2 मार्क्स वाले। तो ये था आज के लिए, और इसमें 29 क्वेश्चंस मार्क फॉर रिव्यू किए हैं मैंने। इसका मतलब 29 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मतलब बन सकते हैं, जो मैं अटेम्प्ट करने की कोशिश करूँगी, सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, उसमें से जितने बने। और बाकी के जो मैंने नोट आंसर कर रखे हैं जो रेड में है वो मैं देखूँगी भी नहीं और टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ न्यू टॉपिक्स के साथ। नाउ वी विल टॉक इन इंग्लिश। हाय गाइस, आई एम पायल हियर एंड वेलकम टू आवर चैनल बैंकिंग लाइफ पायल. Guys, today with the help of a Ollie board mock test, free mock test, I will show you my strategy of attempting DI section in PO mains examination. It has total 35 questions which needs to be solved within 45 minutes. So let's start. First of all, within 15 to 20 seconds, I will mark all the total number of questions which I'm gonna attempt in this section. And also I wanna tell you the time division which I usually follow. I attempt first the 2 marks question within 30 minutes, and then in the last 15 minutes I will attempt the 1 marks questions, because if I'm gonna try to attempt the 1 marks question first, then I will not be able to clear even the sectional cutoff. I have implemented that strategy in mock test also, and I was not able to clear even the sectional cutoff. So I changed my strategy, and now I always attempt the 2 marks question first within 30 minutes. I try to attempt the easy question first, even in 2 marks if there are any, like the number series questions and quadratic equations. But the simplification and approximation questions, these are not asked in PO mains examination. And so after that I will attempt the DI section, and then the data sufficiency. Total 4 DIs are given in this math section, from question 11 to 14. From question 11 to 13, 1 DI is given. So guys, also please see that how many questions are available in a particular DI. If a DI is difficult and it has only 2 questions, then don't attempt that DI first. Attempt that DI which is easier and which has more number of questions. Question number 11 to 13 DI is easy because it has average chapter, that is a basic one, and it is a bar graph. So from question number 14 to 18 also 1 DI is given, and that is also easy. Question number 19, 20 and 21, these are quantity comparison question. These are easy guys, don't skip them. What you have to do, there are total 3 questions in one single question, as it is shown here, quantity 1, 2, 3. So 1, 2, 3, these are 3 individual questions that you have to solve separately and find the answer of them, and then compare the quantities of these question, the answers, and try to establish a relationship between them. For example, it is asked in the option that quantity 1 is greater than 2, or if it is asked in the option quantity 1 is equal to 2, so you have to select the option accordingly. I'm gonna skip question number 24 because it is of probability, and I usually skip the probability questions. Also in the quantity comparison question, if out of the 3 questions
three options. If one question is related to probability, then I will skip the complete question. I will not attempt any option of that question, because it will just waste time, because I will not be able to compare the quantities then. Question number 28 to 30 is also of DI, and question number 31 to 34 is also of DI. So total 4 DIs are given in this math section that you need to attempt. And the question number 35 is of data sufficiency question, which I'm going to attempt at the end after attempting the 1 marks question. So first of all, I'm going to attempt question number 1, which is of ratio proportion. It is a simple question of mixture. Question number 2, 3, 4 has a DI of 1 marks, but this one is a typical one and has so many variables. It is also lengthy, so it won't be a wise decision to attempt this question just for total 3 marks, and it would cost you around 10 minutes also. So I will attempt question number 5, 6, 7. It's a simple Venn diagram DI, and then these questions I am talking about are of 1 marks. So I'm going to attempt these after 2 marks question. I'm just what I'm doing, I'm just marking them for review so that I can attempt them after the 2 marks questions. So question number 8 also I will attempt. It is a missing number series question. Same pattern is followed in option number 1, 2, 3 to calculate the number series. So you just have to calculate the individual number series of option 1, 2 and 3, and then compare their quantities just like in the quantity comparison question. Question number 9 is also of number series, and question number 10 is of investment. That's also easy question, so I will mark that also. So first of all, I am going to attempt the 4 DIs from question number 11 to 13, and then 14 to 18, and then 28 to 30, and then 31 to 34. So after attempting the 4 DIs, I will try to attempt all the DIs if possible. If I will be able to solve them, then I will attempt the question number 1, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, and then after that I will attempt the data sufficiency questions of 1 marks or 2 marks. So that was all about my strategy, the time division, the sequence I follow, and we will meet in the next video with some new topics. Have a nice day.